यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है द कॉर्क कैम्बियम कॉर्क एंड द सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड। कॉर्क कैम्बियम को और कॉर्क को और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को, इन सबको एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है फेलोडल, दूसरा ऑप्शन है फेलोजेन, तीसरा ऑप्शन है पेरिडल, चौथा ऑप्शन है फेलम। कॉर्क कैम्बियम को और कॉर्क को और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इन सबको कंबाइंड फॉर्म में क्या बोला जाता है? पेरिडर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेरिडर्म। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैटरल मेरिस्टम। इन चार में से ऐसा कौन सा है जो लैटरल मेरिस्टम से बिलोंग नहीं करता है? पहला ऑप्शन है इंटरकैलरी मेरिस्टम, दूसरा ऑप्शन है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, तीसरा ऑप्शन है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और चौथा ऑप्शन है फेलोजेन। इसमें पूछा कौन सा लैटरल मेरिस्टम का पार्ट नहीं होता है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है, फेलोजेन भी होता है और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये तीनों ही बिलोंग करते हैं लैटरल मेरिस्टम से। बट यहाँ पे इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये जो है लैटरल मेरिस्टम से बिलोंग नहीं करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड। जब लीव्स का प्रॉपरली अरेंजमेंट होता है, या तो स्टेम में होगा या तो ब्रांचेस में होता है। जैसे ये स्टेम हो गई, इसमें प्रॉपर तरीके से जो ये लीव्स का अरेंजमेंट होता है, यही जो लीव का अरेंजमेंट होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है वेनिएशन, दूसरा ऑप्शन है वर्नेशन, तीसरा ऑप्शन है इन्फ्लोरेसेंस, चौथा ऑप्शन है फाइलोटैक्सी। जब प्रॉपर वे में लीव का अरेंजमेंट स्टेम और ब्रांचेस में होता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है फाइलोटैक्सी। क्या बोलते हैं? फाइलोटैक्सी। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेमेन अटैच टू पेटल आर कॉल्ड। जब स्टेमेन और पेटल दोनों एक दूसरे से अटैच रहते तो उसे क्या कहते? पहला ऑप्शन है इपीपेटलस, दूसरा ऑप्शन है इपीफाइलस, तीसरा ऑप्शन है इपीसेफलस, चौथा ऑप्शन है क्या? ये सबको कहते हैं जब स्टेमेन और पेटल दोनों एक दूसरे से कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनका स्टेमेन और पेटल आपस में एक दूसरे से कंबाइंड रहता है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इपीपेटलस। क्या बोलते हैं? इपीपेटलस। व्हेन स्टेमेन एंड पेटल आर कंबाइंड टू ईच अदर, दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज इपीपेटलस। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज when gynosium is present in the topmost position of a thalamus, the ovary is called। जब गाइनोसियम जो है कहाँ प्रेजेंट होगा? फ्लावर के टॉप पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, बाकी सारे पार्ट उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होंगे, उसे क्या बोलते हैं? तो इसमें मतलब इस टाइप की ओवरी को क्या बोलेंगे? इसकी ओवरी को। जब गाइनोसियम टॉप पोजीशन पे प्रेजेंट होता है तो उसे कहते हैं हाइपोगाइनस। थैलेमस को जो है 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया कि किस तरीके से अरेंजमेंट होता है स्टेम, इसका स्टेमेन, पेटल और पेस्टिल का अरेंजमेंट किस तरीके से थैलेमस में होता है। तो कुछ गैमस होते हैं, कुछ ईपीगैमस होते हैं और कुछ जो होते हैं पेरी होते हैं। तो जिसका मतलब गाइनोसियम टॉप पोजीशन में प्रेजेंट होता है, जिसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसे कहते हैं हाइपोगाइनस। और हाइपोगाइनस की ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर होती है। उसमें ऑप्शन क्या दिया? इंफीरियर, हाफ इंफीरियर, हाफ सुपीरियर और सुपीरियर। तो यहाँ पे गाइनोसियम टॉप पोजीशन में प्रेजेंट होता है और उसकी ओवरी को क्या बोलेंगे? सुपीरियर ओवरी। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रॉन्ग। इन चार में से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है? पहला ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। हाँ, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स। हाँ, गोल्डन एल्गी को डेस्मिड्स भी कहा जाता है। उसके बाद है यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। नहीं, यू बैक्टीरिया को फॉल्स बैक्टीरिया नहीं बोला जाता है। यू बैक्टीरिया को कौन सा बैक्टीरिया बोला जाता है? ट्रू बैक्टीरिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है फाइकोमाइसीट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंगी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 3 स्टेटमेंट सही है, ए, बी और डी। बट हमें बताना क्या कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? दैट इज सी। यू बैक्टीरिया को फॉल्स बैक्टीरिया नहीं, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर्स। इन चार में से ऐसा कौन सा है जो बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन है एग्रोबैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है राइजोबियम, तीसरा नॉनस्टॉक, चौथा है माइकोराइजा। राइजोबियम, नॉनस्टॉक और माइकोराइजा,
इन तीनों को यूज किया जाता है फॉर द बायो फर्टिलाइजर पर्पस, बट ये जो एग्रोबैक्टीरियम है ये वेक्टर की तरह एक्ट करता है। किसकी तरह एक्ट करता है? वेक्टर की तरह एक्ट करता है। तो एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर की तरह एक्ट करता है, बाकी इन तीनों का यूज बायो फर्टिलाइजर्स के लिए किया जाता है। तो इसमें यह पूछा गया था कि कौन सा बायो फर्टिलाइजर के लिए नहीं किया जाता, तो किसका नहीं किया था? एग्रोबैक्टीरियम का। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज ऑफ एंटीहिस्टामाइन एंड स्टेरॉइड गिव अ क्विक रिलीफ फ्रॉम। ऐसी कौन सी डिजीज होती है या ऐसी कौन सी एलर्जी होती है या ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जिसमें जो है किसका यूज किया था? एंटीहिस्टामाइन और जो है स्टेरॉइड का यूज किया था। एंटीहिस्टामाइन और स्टेरॉइड का यूज किया जाता है जब हमें किसी भी चीज से एलर्जी होती है, उसके रिलीफ के लिए हम किसका यूज करते हैं? एंटीहिस्टामाइन और स्टेरॉइड का यूज करते हैं फॉर अ क्विक रिलीफ। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एलर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। विडाल टेस्ट किसकी डायग्नोसिस के लिए विडाल टेस्ट कराया जाता है? पहला ऑप्शन है टाइफाइड, दूसरा ऑप्शन है मलेरिया, तीसरा है निमोनिया, चौथा है ट्यूबरक्लोसिस। विडाल टेस्ट कौन से टेस्ट में होता है? दैट इज टाइफाइड फीवर। जब किसी को भी टाइफाइड फीवर रहता है उस कंडीशन में विडाल टेस्ट कराया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉक्सिन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड हाई फीवर ड्यूरिंग मलेरिया। ऐसा कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस है जो रिस्पॉन्सिबल होता है चिल मतलब बहुत ज़्यादा ठंड लगना और हाई फीवर, और उस कंडीशन में हाई फीवर भी हो जाता है जब वो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है। तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस का नाम बताना है हमें। ये टॉक्सिक सब्सटेंस कब रिलीज होता है? जब मलेरिया का पैरासाइट कंटिन्यूअस हमारे आरबीसी को डैमेज करता है। जब कंटिन्यूअस हमारी आरबीसी डैमेज होती जाती है तो इससे क्या होता है? एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है और उस टॉक्सिक सब्सटेंस को कहते हैं हीमोजॉइन। क्या बोलते हैं? उस टॉक्सिक सब्सटेंस को हीमोजॉइन बोलते हैं। और हीमोजॉइन, यही हीमोजॉइन टॉक्सिक सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? हाई फीवर के लिए और चिल के लिए। तो यहीं पे इसी टॉक्सिक का नाम पूछा गया, कौन सा ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस है जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर अ चिल एंड हाई फीवर, दैट इज हीमोजॉइन। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एड्स इज ड्यू टू। एड्स किसकी वजह से होता है? एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स होता किससे है? एचआईवी वायरस से होता है। पहला ऑप्शन दिया है, क्या इसमें हेल्पर टी लिम्फोसाइट के नंबर्स डिक्रीज हो जाते हैं, या फिर इंटरफेरॉन नहीं प्रेजेंट होता है, या फिर किलर सेल के नंबर्स कम हो जाते हैं, या फिर ये ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यूनिटी डिजीज होती है। एड्स में जब इसका पैथोजन बॉडी में इंटर करता है तो ये कंटिन्यूअस जितनी भी हमारी हेल्पर टी लिम्फोसाइट बनती जाती हैं, एड्स का वायरस मीन्स एचआईवी वायरस कंटिन्यूअस हमारी हेल्पर टी लिम्फोसाइट को डैमेज कर देता है। जो नई हेल्पर टी लिम्फोसाइट बनती है उसको भी वो डैमेज कर देता है। तो ये एड्स इज ड्यू टू रिडक्शन इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल के नंबर के डिक्रीज होने से एड्स डिजीज होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स फ्रूट। इन चार में से कौन सा ऐसा जो फॉल्स फ्रूट होता है? होता क्या फॉल्स फ्रूट? जिसका डेवलपमेंट थैलेमस से होता हो। किससे होता है? थैलेमस से। एप्पल भी फॉल्स फ्रूट होता है, स्ट्रॉबेरी भी फॉल्स फ्रूट है और कैस्यू भी फॉल्स फ्रूट है। तो ये सारे कैसे होते हैं? फॉल्स फ्रूट होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट द पॉलन जर्मिनेशन एंड द ट्यूब ग्रोथ। इन चार में से ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो क्या करता है? पॉलन के जर्मिनेशन में हेल्प करता है और पॉलन ट्यूब की ग्रोथ में भी हेल्प करता है। पहला ऑप्शन है स्टार्च, दूसरा ऑप्शन है बोरॉन, तीसरा है कैल्शियम, चौथा है पोटेशियम। ये मिनरल न्यूट्रिशन में लिखा गया है कि बोरॉन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर पॉलन जर्मिनेशन एंड ट्यूब ग्रोथ। बोरॉन क्या करता है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसमें करता है? पॉलन की जर्मिनेशन में और ट्यूब की ग्रोथ में। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरिस्पर्म क्या है? पहला ऑप्शन है, क्या ये पर्सिस्टेंट न्यूक्लियस है जो सीड में प्रेजेंट होता है, या फिर ओव्यूल की कवरिंग को कहते हैं, या फिर ओव्यूल कोट होता है, या फिर फॉसल को कहते हैं। पेरिस्पर्म क्या है? जैसे सबने ब्लैक पेपर देखा होगा, ब्लैक पेपर में उसका जो आउटर सरफेस होता है बहुत ज़्यादा रफ होता है। इसका मतलब उसका जो न्यूक्लियस है वो एक्सेस ग्रोथ करता है, मीन्स ज़्यादा ग्रो करता है, जिसकी वजह से वो सरफेस उसकी रफ हो जाती है। तो पेरिस्पर्म इज अ पर्सिस्टेंट न्यूक्लियस इन सीड।
सीड में जो बचा कुचा मीन्स बहुत ज्यादा जब न्यूक्लियस बच जाता है तो वो बाहर आ जाता है। न्यूक्लियस होता क्या है, वो क्या करता है, फूड मटेरियल को रिजर्व करता है, तो वो फूड मटेरियल जो है बाहर रिजर्व हो जाते हैं, सीड की कोटिंग में रिजर्व हो जाते हैं, उसी को कहते हैं पेरिस्पर्म। और पेरिस्पर्म का एग्जाम्पल क्या होता है, पेरिस्पर्म का एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर। तो पेरिस्पर्म ऑफ पर्सिस्टेंट न्यूक्लियस इन द सीड। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलीफॉर्म एपरेटस आर फाउंड इन। फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ प्रेजेंट होता है, ये कैसा होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। किस तरीके का होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। प्रेजेंट कहाँ होता है, पहला ऑप्शन दिया, क्या ये एंटीपोडल सेल पे प्रेजेंट होता है, या फिर एक्स सेल पे प्रेजेंट होता है, या फिर जहाँ हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वहां प्रेजेंट होता है, या फिर सिनर्जिड के पास प्रेजेंट होता है। फिलीफॉर्म एपरेटस जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये गाइड करता है पॉलन प्रॉपर वे में ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस, सिनर्जी जहाँ पे प्रेजेंट होता है वहीं पे फिलीफॉर्म एपरेटस भी प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन फंक्शन ऑफ इंडोथेशियम। इंडोथेशियम क्या होता है, एंथर के पास टोटल 4 लेयर पाई जाती है। कितनी लेयर होती है, 4। पहली होती है एपिडर्मिस, दूसरी लेयर हो गई इंडोथेशियम, तीसरी हो गई मिडिल लेयर, और चौथा हो गया टेपिटम। टेपिटम क्या करता है, ये तो नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, बाकी ये तीनों लेयर प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, और उसमें से इंडोथेशियम क्या करता है, ये डेहसेंस में हेल्प करता है। डेहसेंस का मतलब होता है एंथर से पॉलन के रिलीज होने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो इंडोथेशियम का काम क्या होता है, पहला ऑप्शन दिया, क्या ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, या फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, या फिर डेहसेंस में हेल्प करता है, या फिर सब्सटेंस को स्टोर करता है। तो इंडोथेशियम का काम क्या होता है, जो कि एंथर की इनर लेयर होती है, ये एंथर की डेहसेंस में हेल्प करता है, मींस पॉलन ग्रेन को बाहर निकालने में उसकी हेल्प करता है। तो इंडोथेशियम का काम क्या होता है, इंडोथेशियम परफॉर्म द डेहसेंस ऑफ द एंथर, एंथर की डेहसेंस में ये हेल्प करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। इन 4 में से ऐसा कौन सा है जो कि हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी से बिलोंग करता है। पहला ऑप्शन है लिप्स लूप, एक एक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। लिप्स लूप जो है ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडी होता है, और CU7 और मल्टीलोड 375 ये दोनों जो है आते हैं किसमें, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में। बचा क्या, LNG20, और LNG20 किससे बिलोंग करता है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी से बिलोंग करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्ट्रोजन इज यूज्ड टू अवॉइड प्रेगनेंसी बिकॉज इट। एस्ट्रोजन का यूज क्यों किया जाता है प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। पहला ऑप्शन है, क्या ये फर्टिलाइजेशन से प्रिवेंट करता है, या फिर ये ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन से प्रिवेंट करता है, या फिर ये स्पर्म की मोटिलिटी को इनहाबिट कर देता है, रोक देता है, या फिर ये सर्वाइकल प्लग का फॉर्मेशन नहीं होने देता है। एस्ट्रोजन जो है ये यूज किया जाता है टू अवॉइड द प्रेगनेंसी। क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये ना ओवुलेशन होने देता और ना इम्प्लांटेशन होने देता। ओवुलेशन का मतलब ओवम का रिलीज होना, ओवम जब तक नहीं रिलीज होगा तब तक कोई प्रोसेस नहीं होगा, और जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा तब तक वो लेडी प्रेग्नेंट ही नहीं होगी। मतलब इम्प्लांटेशन क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस की वॉल से जाकर अटैच होना। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, ना तो ओवुलेशन होने देता है ना तो इम्प्लांटेशन होने देता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्टुलाई सेल आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज। सर्टुलाई सेल जो है ऐसा कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन होता है जो है सर्टुलाई सेल को रेगुलेट करता है। पहला ऑप्शन है, क्या FSH करता है, या फिर GH करता है, या फिर प्रोलैक्टिन करता है, या फिर LH करता है। FSH हार्मोन ये किससे रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, सर्टुलाई सेल के फंक्शन को रेगुलेट करता है। सो सर्टुलाई सेल के फंक्शन को कौन रेगुलेट करता है, सर्टुलाई सेल के फंक्शन को रेगुलेट करता है पिट्यूटरी हार्मोन, दैट इज FSH। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमन एम्ब्रियो द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आर फॉर्म्ड बाय। ह्यूमन के एम्ब्रियो में जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है उसे क्या कहते हैं, क्या उसे इनर सेल मास कहते हैं, या फिर ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं, या फिर फॉर्मेटिव सेल कहते हैं, या फिर फॉलिकल सेल कहते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है मीन्स बेबी की जो आउटर कवरिंग होती उसे क्या बोलते हैं, ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रोपोब्लास्ट। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोलर बॉडी आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ। पोलर बॉडी किसके फॉर्मेशन के समय बनता है। पहला ऑप्शन है, क्या स्पर्म के फॉर्मेशन के समय प्रोड्यूस होता है, या फिर सेकेंडरी oocyte के समय प्रोड्यूस होता है, या फिर oogoनियम के समय, या फिर स्पर्मेटोसाइट के समय।
पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हमेशा याद रखना, जहां भी पोलर बॉडी की बात की जाए मीन्स उसका कनेक्शन किसके साथ है, सेकेंडरी oocyte के साथ है। तो पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कब होता है, जब सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेमाइनल वेसिकल आर लोकेटेड इन, सेमाइनल वेसिकल कहाँ प्रेजेंट होता है। पहला ऑप्शन है कपेट इपिडर्मिस या फिर यूट्रस के पास या फिर कॉपर ग्लैंड के मतलब एबव पोजीशन पे या फिर पेनिस ग्लैंड के पास प्रेजेंट होता है, मींस ग्लैंड्स पेनिस के पास प्रेजेंट होता है। क्या सेमाइनल वेसिकल जो होता है ये अबव द कॉपर ग्लैंड के अबव पोजीशन में प्रेजेंट होता है। कॉपर ग्लैंड इज आल्सो नोन एज बलबुथर ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड को बलबुथर ग्लैंड भी कहा जाता है और वहीं पे क्या प्रेजेंट होता है, सेमाइनल वेसिकल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस मैन इज, टेस्टिस जो मैन में टेस्टिस प्रेजेंट होता है उसका फंक्शनल यूनिट क्या होता है। पहला ऑप्शन है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, दूसरा ऑप्शन है मैल्फिजियन ट्यूब्यूल, तीसरा है सिम्निफेरस ट्यूब्यूल, चौथा है लोब्यूल्स। और इसमें पूछा फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है टेस्टिस का, टेस्टिस के फंक्शनल यूनिट को बोला जाता है सेम्निफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं बच्चों, सेम्निफेरस ट्यूब्यूल बोला जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन इज सिक्रेटेड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के समय ही प्रोड्यूस होता है। ना तो प्रोजेस्टेरोन है, ना तो एस्ट्रोजन होता है, ना तो थायरोक्सिन, बचा क्या, एचपीएल। एचपीएल ही एक ऐसा हार्मोन है जो कब प्रोड्यूस होता है, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। और एचपीएल और कभी भी नहीं प्रोड्यूस होता, सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के समय ही प्रोड्यूस होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेक्निक इज यूज्ड बाय मेंडल फॉर हाइब्रिडाइजेशन, मेंडल ने अपने हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के लिए किसका यूज किया था। पहला ऑप्शन है इमैसिकुलेशन, दूसरा है बैगिंग, तीसरा है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, चौथा है ए एंड बी बोथ। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए इन्होंने दो बेसिस पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, एक तो इमैसिकुलेशन, दूसरा बैगिंग। इमैसिकुलेशन और बैगिंग होता क्या, इमैसिकुलेशन का मतलब होता है जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसमें क्या कहता है उनके एंथर को रिमूव कर दिया जाता है ताकि उस फ्लावर में जो है सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके। फिर जो हमने एंथर को रिमूव किया है उसको बटर पेपर से कवर कर देना, उसे कहते हैं बैगिंग। तो एंथर को रिमूव करना उसे इमैसिकुलेशन कहते हैं और उसे बटर पेपर से कवर करना उसे बैगिंग कहते हैं। तो इन दोनों क्लासिफिकेशन में जो है मेंडल का लॉ बेस्ड था। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ एलिल्स ड्यूरिंग, जो मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था वो एलिल्स के सेपरेशन पे बेस्ड है। तो एलिल्स का सेपरेशन किस समय होता है, क्या गैमेट्स के फॉर्मेशन के समय होता है, या फिर सीड के फॉर्मेशन के समय होता है, या फिर पॉलिनेशन के समय होता है, या फिर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय होता है। जो एलिल्स होते हैं उनका सेग्रीगेशन कब होगा, जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, मींस कैरेक्टर का सेग्रीगेशन कब होगा, बच्चे कुछ कैरेक्टर अपने मदर कुछ कैरेक्टर अपने फादर से किस समय रिसीव करेंगे, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मींस एलिल का सेग्रीगेशन किस समय होगा, गैमेट के फॉर्मेशन के समय होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज When a red flower homozygous, जब रेड फ्लावर होमोजाइगस पी प्लांट की क्रॉसिंग कराई जाएगी व्हाइट फ्लावर प्लांट के साथ तो F1 जनरेशन का रेशियो क्या आएगा। होमोजाइगस रेड मतलब कैपिटल आर, होमो का मतलब सेम, क्रॉसिंग किससे करानी है, व्हाइट फ्लावर के साथ, मीन्स इसका रेसिव फॉर्म होगा। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो सारे प्लांट कैसे आ रहे हैं, ऑल प्लांट आर F1 जनरेशन की बात की गई तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट कैसे आ रहे हैं, रेड आ रहे हैं। तो जब हम होमोजाइगस रेड प्लांट की क्रॉसिंग कराएंगे किसके साथ, व्हाइट फ्लावर के साथ, तो रेशियो क्या आएगा, सारे प्लांट F1 जनरेशन के कैसे आएंगे, रेड आएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एबीओ ब्लड ग्रुप किस टाइप मतलब किसका एग्जाम्पल होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंडल डिड नॉट प्रपोज, मेंडल ने किसके बारे में नहीं बताया था, मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बताया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बताया था और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अजॉर्मेंट के बारे में बताया था। बट मेंडल ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तो इसमें पूछा गया मेंडल ने किसके बारे में नहीं बताया था, तो मेंडल ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में नहीं बताया था। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीएनए हमारा एसिडिक नेचर का क्यों होता है। पहला ऑप्शन है क्या शुगर प्रेजेंट होता है इसकी वजह से, या फिर फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से, या फिर प्यूरिन की प्रेजेंस की वजह से, या फिर पिरामिडिन की प्रेजेंस की वजह से। डीएनए एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि उसके पास फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड होता है, फॉस्फोरिक एसिड। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
ऐसा कौन सा एंजाइम है जो डीएनए की रिप्लिकेशन में हेल्प करता है? क्या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज करता है, या फिर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज करता है, या फिर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज करता है, या फिर आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज करता है? मेन एंजाइम जो डीएनए की रिप्लिकेशन में हेल्प करता है वो है डीएनए डिपेंडेंट और डीएनए पॉलीमरेज। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें करता है? डीएनए की रिप्लिकेशन में हेल्प करता है। तो हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।